हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं चैप्टर 9। दैट मीन्स यदि बात किया जाए तो एनसीईआरटी की जो आपका 12th की सेकंड मतलब पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है उसका 12th क्लास का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको कर रहे हैं और आज ये है आपका चैप्टर 9 या कहा जाए कि आज है लास्ट चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति तो पहले भी पढ़ रहे थे, अब इसमें नए जो पड़ाव आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो एक ही सत्ता चल रही थी। अब इसके बाद आगे क्या क्या होता है इसे देखना है हमें। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले। अभी तक हमने अपनी पूरी जो 6th क्लास से वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी हमने की है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, मैंने ऐसे कोशिश की है कि आपका बिल्कुल भी जीरो होगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और क्या करना है, हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया। मैं नहीं कह सकती कि 100% बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा, बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि हाँ ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, जब भी कहीं भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी डाउट है बिल्कुल आप पूछिए और आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी का आंसर जरूर दिया जाएगा और आज तक दिया भी गया है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है जो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना। तो अभी तक हमने देखा जो पिछले अध्याय में कि किस तरीके से हमारी राजनीति चल रही थी, और अब देखेंगे कि पिछले 2 दशक की जो भारतीय राजनीति का एक थोड़ा मतलब छोटा मोटा यहाँ पे हम देखेंगे इसका कि क्या कैसे था और इस अवधि में क्या हुआ था कि कुछ मतलब काफ़ी हमें टफ फेस देखने पड़े थे। और इसके बाद क्या हुआ कि कई कारकों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के नए दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझ पाना बहुत कठिन है। कोई भी राजनीति समझ जाए ना तो दुनिया का ना वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। आज आपको भी नहीं समझ में आ रही राजनीति, हमें भी नहीं समझ में आ रही। देखिए राजनीति का मतलब ना एकदम से ये वाला नहीं कि चलो ठीक है जो आपके राजनेता वगैरह कर रहे हैं, अभी हम लोग इस राजनीति की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कोई वाली राजनीति नहीं चल रही यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, हालांकि राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें राज करने वाले कहीं ना कहीं बुरे फंस जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि ये बुरी है। ठीक है, तो उसके बारे में कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि राजनीति बुरी या नेता बुरा, वो बताऊंगी आपको डिटेल से कि क्या है। कह रहा भी वो अपना मुद्दा नहीं है, इसमें हमें एग्जाम पास करना, उसके लिए पढ़ना, बस आगे का जो भी है वो ठीक है देखते रहेंगे। तो इसमें क्या देखने को मिला आपको कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई और पहले से जब से 51-52 से चुनाव हुआ 1951-52 से, तब से कौन सी सत्ता चली आ रही थी, भाई कांग्रेस की चली आ रही थी ज़्यादातर। अभी लोग मतलब कि संसद में तो किसका है, सरकार बनी है लोकसभा में तो इसी की बन रही है, किसकी, कांग्रेस की। उसके बाद भले ही कुछ स्टेटों में बन जाए बीजेपी की, या सॉरी बीजेपी उस टाइम पे जो भी पार्टियां थी उनकी बन जाए, लेकिन ज़्यादातर तो इन्हीं का प्रभुत्व रहता था। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस दौर में बड़े बदलाव, यानी कि बदलाव बड़े विवादास्पद भी थे। ऐसा नहीं कि बदलाव आए और आसानी से तो नहीं आए, काफ़ी यहाँ पे समस्या थी क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए थे। और हम अभी सभी यानी कि इन सब जो बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सके। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम बहुत, यानी कि यदि आप देखोगे ना कि कुछ बुनियादी सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, हर एक के मन में होते हैं। देखिए आज हम लोग हैं, आज भी क्या आपको समझ में बिल्कुल नहीं समझ में आता। जब यहाँ पे आते हैं मतलब जब चुनाव का माहौल आता है तो कसम से मतलब ऐसे देखने को मिलता कि अरे अब इंडिया के असली नागरिक हम हैं, इंडिया हमसे चल रहा है, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। कब ये हमें हमारे अंदर फीलिंग आती है जब कोई हमसे वोट मांगने आता है, और जब वो आता है अभी मांगने आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही ना सत्ता पे आता है तब फिर फीलिंग आपकी ना पता नहीं कितने फुट नीचे जाके गिरती है कि वो पता भी नहीं चलता है। फिर तो वो ही हमारे एकदम से महाशय जी हो जाते हैं और हम लोग उन पे जी हजूर, फिर भी वो सुनने वाले नहीं, उनके दर्शन के लिए आदमी तरस जाता है। लेकिन वही पैदल चल चल के हमारे घर आते हैं और हमें बिल्कुल प्राउड फील, अरे नेताजी आज हमारे घर आ रहे हैं, अरे वो तो आज हमारे घर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग आज अपने आप को थोड़ा इतना महान समझने लगते हैं कि अभी हम लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और वो बड़े बड़े लोग तो मतलब के लिए ही आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि एक एक वोट से ही वही विजयी होंगे, बहुमत की यहाँ पे सरकार बनती है। ऐसा तो नहीं कि जन समर्थन करा दो बना दो, तो इसलिए वो आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग देख भी चुके हैं ऑलरेडी कि फंडामेंटल राइट क्या है, उसमें से जो भी राइट मिले, चुनाव की स्थितियाँ इंडिया में क्या है, लोकसभा, विधानसभा, संसद, राज्यसभा, जितने भी ये हैं सब कुछ कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो भी अभी न्यू स्टूडेंट हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी देखें स्टार्टिंग से वीडियो देखें, ठीक है। आपको वहाँ पे बस चीज़ें समझनी है। एनसीईआरटी है आपकी समझ बढ़ाने के लिए। आपका तो पूरा यदि आप कहो कि यूपीएससी एनसीईआरटी से सिर्फ निकलेगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी बिना पढ़े थोड़ा सा टफ मतलब हो सकता है काम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि और भी बुक्स होती हैं, बट जो आपका मेन बेस होना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने भी आज तक के टॉपर रहे हैं उनका सबका यही सजेशन है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं आपके पास, ठीक है। तो अब खैर यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या हुआ कि देखिए जो सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या उठ रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। गठबंधन, आपको पता है ना कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, कि यहाँ पे कोई एक पार्टी है जो मतलब कि अभी मान लीजिए कि आपका कोई स्टेट है, जैसे एमपी हो गया, केरला ले लीजिए, वहाँ पे सरकार बन रही है, ठीक है। लेकिन सरकार जो बन रही है तो एक पार्टी की बनी, यानी कि किसी की नहीं बन रही, अभी कोई भी इतना नहीं कि बहुमत पा जाए, लेकिन ऐसा है कि कोई एक में मिल जाएगा तो बहुमत जरूर मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि 2 पार्टियां मिलके, 3 पार्टियां मिलके, 4 पार्टियां मिलके, मतलब गठबंधन में कितनी भी पार्टी मिल सकती है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही पार्टी मिलनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा भी है कि 3-4 पार्टी मतलब विपक्षी के जितने भी थे वो सारे मिल के बना रहे थे। तो जितने भी आके आप में मिल जाए सब कुछ चलेगा, ठीक है। अब गठबंधन का मतलब ये है भाई, एक तो जूठा खाओ, ऊपर से मतलब देखो टेस्टी भी ना हो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हम गठबंधन की सरकार ही बना रहे हैं, तो फिर अब जब तक बहुमत नहीं मिले तब तक जोड़ते रहो आप। तो यहाँ पे भी कुछ यही हो रहा था। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, और मंडलीकरण क्या है, यानी कि आप देखोगे अभी ये मंडलीकरण जो वर्ड आया है, शायद आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। इसको समझेंगे हम लोग कि ये क्या है, इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है, इसको भी बात करेंगे। और राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है। क्या गजब का मुद्दा उठ के आ गया यार यहाँ पे, मतलब आपका तो दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया होगा। ये देखिए जो अभी मुद्दा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसमें से पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस क्या था, हम लोग इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे कि अभी जो ये मुद्दा आया और यहाँ पे क्या कैसे था, पहले क्या था, क्या अब था, वो सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे ये टॉपिक आएगा उसी में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये राम जन्मभूमि वाला मुद्दा, मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी वोट मांगने आते थे ना, पहले का क्या होता था, राग अलापते थे हम। राम मंदिर वाला फैसला जो है बहुत दिनों से केस पेंडिंग में पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, जो भी आते थे वही कहते थे हम इसको सॉल्व करा देंगे। और धारा 370, ठीक है, फिलहाल ये दोनों ही नेक काम हो चुके हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कैसे हैं। और आता है तीसरा जो आपका लास्ट है, यहाँ पे नीतिगत मामलों पर एक सर्व सहमति सी बन गई और इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है, यह अध्याय हम इन सवालों के जवाब नहीं देता, ठीक है। तो यानी कि ये अध्याय तो नहीं देता, बट हम लोग देंगे, मतलब सॉफ्ट हो गए यार, मतलब पूरा क्वेश्चन तो लिखे गए और इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, गजब है यार। देखिए पढ़ना क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत, ये नहीं दे रहा बट मैं दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस अध्याय में हमें कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं और इसके कुछ मतलब तरीके बताए गए हैं, ताकि जब हम क्या करें कि यहाँ पे इस किताब को आखिरी तक पढ़ लें तो इसमें से क्या हो कि ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। और ये सवाल क्या है कि राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन आप देखोगे कि मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। और आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का जो मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें, यानी कि भारतीय राजनीति की इतिहास अभी हम 12th क्लास के एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीट किए हैं। और पढ़ना का मतलब ही यही है। ओवरऑल आप समझ चुके होंगे पूरी 12th क्लास के एनसीईआरटी का, आप कंक्लूजन निकालें ना तो आप समझ चुके होंगे कि क्या कैसे है। और आज भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। यदि पहले कोई वोट लेने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के मुद्दे उठा रहा था, तो आज भी लोग इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, आज भी लोग वही डर्रे पे चल रहे हैं। और अब पब्लिक भी वही है यार, मतलब किसी ने कह दिया कि हम बिल माफ़ कर देंगे, तो पब्लिक क्या हो गई, उसको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
चलो बिल माफ़ हो जाएगा। किसान का जो भी कर्ज है वो भी क्या कर देंगे, ये भाई माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देंगे तो जल्दी जल्दी पहले तो कर्ज ले लो, क्योंकि माफ़ होना। आप गाँव जाओगे ना, देखोगे वहाँ पे, यदि आप लोग गाँव से होंगे ज़्यादातर तो आपको पता ही होगा कि लोग क्या करते हैं। गाँव वाले ये कहते हैं, अरे भाई बिल कर्ज ले लेते हैं, और हो सकता है कि चुनाव के टाइम तक मतलब नोटिस पे नोटिस आती रहेगी, लेकिन कर्ज भी देना नहीं है। और कर्ज देना क्यों नहीं है, क्योंकि भैया वो वाला फंडा है ना भी, कि चुनाव आने वाला, तो हो सकता है कि जो ये कर्ज है वो क्या हो जाए, माफ़ हो जाए। और इसीलिए लोग क्या करते, कर्ज तो लेते रहते हैं लेकिन जल्दी देने की कोशिश नहीं करते। वो भी गवर्नमेंट का कर्ज ले लेना, तब तो और देने की कोशिश नहीं करते। उनका यही होता है कि चलो ठीक है, तब तक चुनाव आएगा और कर्ज क्या हो जाएगा, हमारा माफ़ हो जाएगा। तो ये जो दिक्कत आती है यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब हम यहाँ पे बात करें कि 1990 का दशक, जो इसमें हम देखने वाले हैं कि 1990 में क्या कैसे हुआ था। अभी 1980 तक की घटना हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 1980 तक के दशक में क्या क्या हुआ था, कब डेथ हुई इंदिरा जी की, कब उनकी डेथ हुई। मैंने आपको बताया था ना कि जो राजीव गांधी जी हैं उनकी भी डेथ हो चुकी थी। और मैंने जो लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन बताया था, तमिल जो आपका था मतलब तमिली कुछ लोग थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था, और किस पर्पज़ से बनाया गया था, बाद में इनका कैसे उग्रवादी रूप तैयार होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा जी की डेथ किसने की थी और कब हुई थी, यहाँ पे मैं लिखने वाली थी बट लिखूंगी नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है, कि इंदिरा जी की जो डेथ है वो कौन से सन में हुई थी, और राजीव गांधी जी की डेथ जो है वो कौन से सन में हुई थी। दोनों की ही डेट आपको बताना है, डेट इन द सेंस कि आपको ईयर बताना कि कौन से ईयर में हुई थी। अब आते हैं 1990 और इसकी घटना पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं। हमने पहले भी देखा है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी प्रधान बनने के बाद बहुत नेक नेक काम करते हैं। आपको पता है ना, पंजाब वाला केस सॉल्व कराते हैं, पूर्वोत्तर वाला केस वही सॉल्व कराते हैं। और यहाँ से हमने देखा भी था कि यदि हम बीच का रास्ता अपनाएं, यानी बातचीत वाला रास्ता अपनाएं, तो क्या होगा कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक वाला एक लोकतांत्रिक देश के लिए। हम ऐसा नहीं कि मतलब विद्रोह करने की बजाय आप क्या करो कि उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी जनता है ना आपके देश के, उनको कमी है, इसीलिए तो ऐसे कर रहे हैं। और हम उनसे बात करने की यदि कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई समस्या का समाधान निकलेगा। एंड हमें देखने को मिला कि पंजाब की जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे वो भी शांत हो गया, ठीक है। किस तरीके से शांत हुआ, क्योंकि हमने बातचीत के थ्रू समझौता कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जो असम वाले एरिया में दिक्कत चल रही थी, वहाँ पे भी राजीव गांधी जी जाते हैं, अपना समझौता वगैरह 1985 में करते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, कुछ चीज़ें कही गई थी कि जो भी बांग्लादेशी हैं उनको हम क्या करेंगे कि वहाँ से उनकी जांच करके वापस भेजा जाएगा। और हालांकि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। एनआरसी का मुद्दा भी मैंने आपको समझा दिया था कि एनआरसी क्यों लाया गया था। इसीलिए लाया गया था ना कि बांग्लादेशियों की जांच हो सके, जो बाहर के हैं वहाँ पे जांच हो सके। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ असम में हुआ, ठीक है। वहाँ से 90,000 लोग ऐसे थे जो कि मतलब यहाँ के नहीं, मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड वगैरह शामिल नहीं था। तो ऐसे मतलब आप कह सकते हो कि उनकी नागरिकता हो सकता है कि रद्द कर दी जाए। 90,000 लोग वहाँ से ऐसे निकले, ठीक है। लेकिन अब इससे ये नहीं होता कि मतलब क्या है, वहाँ के लोगों की ही ये डिमांड है कि हमें करना चाहिए, और पहले के वादे के अनुसार ये करना भी ज़रूरी था। अब यहाँ पे आता है कि जब राजीव गांधी जी बने और इंदिरा गांधी जी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए, और राजीव गांधी की अगुवाई में क्या हुआ कि कांग्रेस को इस चुनाव में क्या होता है कि भारी विजय मिलती है। 1990 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका यानी कि हमारी आगे जो है राजनीति पर गहरा असर पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये जो अभी देख रहे हो ना, पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी। तो इसको ये मत समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई मत समझने की भूल कीजिएगा। ये अभी बन रहे हैं, ठीक है, एक ही परिवार के बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वंशानुगत है, ठीक है। वो तो उस टाइम पे था कि ठीक है, जनता को ये लगता था कि मतलब ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस है कि अच्छे ही होंगे, तो इन्हें बनाया जाए। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि यही बनेंगे। आज भी वंशानुगत होता तो आज राहुल जी बने होते ना, मोदी जी का कोई सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ पे राहुल हमारे पीएम होते।
हो सकता है भावी पीएम राहुल जी ही हो जाए, तो देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि 1984 में पूरा चुनाव हुआ, इनकी विजय मिली, लेकिन आगे क्या होता है, अब आगे की बात देखिए। पहला जो आया कि इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989, प्लीज ये सब याद करते रहिएगा, ठीक है। कब हुई? 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार हुई, यानी कि यहाँ पे जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही मतलब जीत सकी, और 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में फिर से आ गई। और बहरहाल आप देखोगे कि 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी, जिसे राजनीति विज्ञानी आप यानी कि अपनी खास शब्दावली में क्या कहते हैं यहाँ पे? कांग्रेस प्रणाली। ये जो कांग्रेस प्रणाली थी, कह सकते हो आप कि ये अब हो रही थी धीरे धीरे खत्म। कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा होती है तो उसे खत्म होना ही पड़ता है एक ना एक दिन। और यहाँ पे ये भी अब कह सकते हो कि इसका जो है थोड़ा बहुत मतलब अब ढल रही है, और यह बात तो प्रकट ही है कि यहाँ पे कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही, और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसी अब ना रही। बाप रे बाप, मतलब इतना बुरा हुआ कि जो घटना पहले थी, ये सिर पे हाथ रखे के बैठे हैं कि अब क्या होगा हे भगवान, यहाँ पे कांग्रेस लेस गवर्नमेंट। तो ये कुछ घटनाएं जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं ना, कि किस तरीके से अब बेचारों को इतने टाइम से कोई शासन कर रहा हो, और अचानक से मतलब किसी के उधर से मतलब खींच लो कि नहीं नहीं अब ऐसा वाला नहीं होगा, आपको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो दिक्कत तो होनी था, ठीक है। सिर पे हाथ रखे बैठे, करेंगे भी क्या बेचारे। और दूसरा जो आता है, अभी ऐसा नहीं कि सत्ता से चली गई है कांग्रेस, ये बिल्कुल मत समझिएगा। अभी सेंटर पे ना कांग्रेस ही है, केंद्र में अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन हाँ ज़्यादातर राज्यों में अब क्या हो रहा है भाई, कांग्रेस की तो जा रही है, ठीक है। और दूसरा बदलाव जो आता है हमें कि राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे, भाई मंडल मुद्दे क्या है, जरा इस पे बात करें कि इनका उदय हुआ था। और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने क्या किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, और इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि जिससे आप क्या कहते हो, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, दैट मीन्स कि जो ओबीसी है आपका, तो इनमें क्या हुआ कि जो ये अदर पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाएगा। अब वही मंडल आयोग बना दिया गया, मंडल कमीशन। प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जो आपका अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की बात की गई थी, इसमें कौन सा आयोग काम किया था, कौन सा कमीशन था, वो आपका था मंडल कमीशन, ठीक है। और इसकी सिफारिश लागू की गई, और इसके अंतर्गत ही ये किया गया कि सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट सर्विस, कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हो, आपको बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 50% का रिजर्वेशन है, उसमें से ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए क्या किया गया है, सीटें कुछ ना कुछ रिजर्व की गई हैं हर जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे आपकी राजनीति में हो, महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। और अब जनरल वालों को भी लॉलीपॉप दे ही दिए हैं, 10% आरक्षण की बात कर दिए हैं, पता नहीं कब तक में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग की रिजर्वेशन की हुई, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा भी, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होता है कि सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए, और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल आरक्षण, यानी कि यहाँ पे जो भी मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। भाई मंडल मुद्दा क्या है कि जब मंडल कमीशन ने क्या किया, इन्हें मंडल कमीशन इन्हें क्या करता है कि इसकी सिफारिश पे दिया जाता है ओबीसी को आरक्षण। लोग जब कर देते हैं विरोध, तो इसे हम कहते हैं, इसी को बोल दिया गया कि ये है मंडल मुद्दा। तो मंडल मुद्दा आए ना, तो कुछ ऐसा वो समझिएगा। अब समझिएगा कि जो मंडल कमीशन के तहत ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई थी, वहीं पे जब नहीं माना गया, कुछ लोग जो नहीं मान रहे थे वो उसका विरोध करते हैं, उसे मंडल कमीशन के नाम मंडल मुद्दा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने 1989 के बाद की राजनीति की अहम भूमिका निभाई, और ये मंडल मुद्दा भाई राजनीति में भी गहरा असर डाल गया,
क्योंकि यही तो आरक्षण वगैरह दे रहे थे। और तीसरा जो आता है कि विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर क्या थी, बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए ब्यूरो आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना गया। और इसके बाद यानी कि जो पहले लोगों ने अपनाया तो उसको कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे पेश किया गया। और अब देखिए ये अमूल बटर करके आ रहा है, ठीक है। खैर आगे देखेंगे इसमें क्या क्या, ये बहुत अच्छी अच्छी ये बनी हुई है आपके, तो इसको तो देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि मंडलीकरण पर एक ये प्रतिक्रिया की बात कर रही है। ब्रेड है हाथ में शायद इनके, ठीक है। तो इसको अभी बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी जो शुरुआत थी राजीव गांधी जी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बड़े पैमाने पर प्रकट हुई। आज़ादी के बाद से क्या हुआ कि अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई वह इन नए सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई और नई आर्थिक नीतियों के विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से क्या हुआ कि भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल आप कह सकते हो कि अवधि में यानी कि इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। यानी कि सबका मेन मकसद क्या हो रहा था कि अब हमें नई तरीके से किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थितियां यहाँ पे सुधारना है, सब यही देख रहे थे और इसी पे काम करने की कोशिश कर रहे थे जो भी आगे आ रहे थे। अब जब चौथा आ रहा है, चौथा यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक जो विवादित ढांचे यानी कि बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध के विध्वंस के रूप में हुई। और यह घटना 1992 के दिसंबर महीने अयोध्या स्थित जो राम मंदिर का मामला आया यहाँ पे क्या हुआ, ये घटित हुई। और इस घटना ने क्या किया कि देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। और इस घटना से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। अब बीच में कौन आ गया, एक तो राष्ट्रवाद आ गया एंड वर्सेज यहाँ पे आपका आ चुका है धर्मवाद। और जब ये आते हैं ना मुद्दा बहुत पेचीदा हो जाता है। और यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता की बात आई ना इसमें काफ़ी लंबी बहस हुई। और इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। और ये बदलाव कैसे हुए भाई, यहाँ पे ना कट्टर हिंदूवादी और ये जो भाजपा के उदय हो रहा था ना इससे हुआ। और इसमें क्या हुआ देखिए, हिंदूवादी का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप में से यदि कोई मुस्लिम भी हो ना तो ऐसा कुछ मत समझिएगा, प्लीज़ पूरा मुद्दा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्शन या कोई यहाँ पे आर्ग्यू करिएगा तब बेटर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुद्दा उठा ना पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, दब रहा था केस। हुआ क्या था कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आपके बाबर थे उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, आपको पता है ना मुगल सरकार के जो थे, और जो वो मस्जिद बनवाए थे बाबरी मस्जिद के नाम से थी, ठीक है। क्या किया गया कि हिंदू उसे गिरवा के यहाँ पे मंदिर बनवा दिए, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अब वहाँ पे कोई प्रूफ तो रह नहीं गया था कि अब यहीं पे अब दोनों का विवाद क्या था, बहुत लंबे टाइम से था, दोनों का एक ही विवाद था कि दोनों धर्मों का, हिंदू और मुस्लिम दोनों का, कि भाई हम यहाँ पे अपना मंदिर बनाएंगे और यहाँ पे मुस्लिम कह रहे थे कि हम अपना मस्जिद बनाएंगे। यानी कि दोनों कहीं दूसरी जगह ज़मीन लेने को भी तैयार नहीं थे, कोई और रास्ता अपनाने को भी तैयार नहीं थे, दोनों यही कह रहे थे कि हम अपना एक मंदिर बनाएंगे, वो कह रहे थे कि हम मस्जिद बनाएंगे। मतलब कोई भी दो में से छोड़ने को तैयार नहीं था। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से पेंडिंग में रहा और मतलब कि अभी जाके इसका फैसला हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपकी सिचुएशंस यहाँ पे कैसे बिगड़ रही थी। जब धर्म आता बीच में ना तो दिक्कत कसम से बहुत हो जाती है। और जहाँ पे धर्म को मानने वाले हो, अभी जैसे कि धर्म निरपेक्षता की आप बात कर रहे हो, वहाँ तो फिर और ही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की यहाँ पे हालत हो जा रही है। इनमें क्या हुआ कि जो बहस छिड़ी रही थी अब इसमें से ना पूरी इसकी जांच पड़ताल की गई है। और आज ना आपको भी इसका पूरा पोस्टमार्टम करके ही आना है, तब मैं कल समझाऊंगी आपको कि यहाँ पे आज बिल्कुल ये मैं जिक्र करने वाली नहीं हूँ। राम मंदिर का जो भी मुद्दा सॉल्व हुआ है इसके बारे में कल बात की जाएगी, इससे पहले आपको पढ़ के आना है, ठीक है। गूगल से मिले, कहीं पे आपने नोट किया होगा तो कहीं से भी आपको ये पढ़ के आना है कि इसका मेन मुद्दा क्या था।
राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला, ठीक है। हालांकि अभी मतलब कि ये बाबरी मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन दी गई है और पूरे इसमें राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बन भी चुकी हैं। आप देख भी सकते हो गूगल वगैरह में, सारी चीज़ें आपको करके आनी है। सो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि आप करके आओगे, क्योंकि मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन पूछने भी वाली हूँ आपसे, ठीक है। और अब क्या हुआ कि इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई भाई, कुछ भी तो चल तो रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, मतलब एक शॉक्ड सा लग गया यहाँ पे। 1991 में इनकी हो गई डेथ। किनकी? राजीव गांधी जी की। और ये कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका जा रहे थे बेचारे सॉल्व कराने मुद्दा, और वहीं पे लिट्टियों ने कहा कि अरे मतलब आपकी तो मम्मी जी ने हमें ऐसा किया, हम आपको किस तरीके का करेंगे, आप देखिए, ठीक है। उन्हीं के द्वारा मारा गया था और इसलिए यहाँ पे जब इनकी डेथ हो गई, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अब क्या हो चुका था, परिवर्तन हुआ और राजीव गांधी चुनाव यानी कि बात करें कि चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। कहाँ थे? चुनाव मतलब जा रहे थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। तो इसका आपको डेट पता चल चुका है और होप सो कि आप पहले ही इसका आंसर दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजीव गांधी जी की डेथ कब हो जाती है? 1991 में हो जाती है। किसके द्वारा उनकी डेथ की जाती है? तो जो आपके लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या की जाती है, इनकी डेथ कर दी जाती है, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होता है कि 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। अब कांग्रेस पार्टी में कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं? नरसिम्हा राव आ रहे हैं। और इसके बाद देखिए अब आता है गठबंधन का युग। अब किस तरीके का गठबंधन चलेगा, ये जो कार्टून बने ना जितने भी हैं, प्लीज इन्हें ध्यान से देखिएगा ना, कसम से बहुत आपको यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया गया इस कार्टून में। सिर्फ ऐसे ही नहीं बने हुए ये कार्टून, ये जो बाबरी मस्जिद वाला साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें इसको देखेंगे ना तो वो आपको समझ में आएगा। अब खैर यहाँ पे आते हैं गठबंधन का युग। गठबंधन के युग की बात करें तो गठबंधन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ तक मुझे पता, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ। और अब यहाँ पे आ रहा है कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। कब? 1989 के चुनाव में हार जैसी हुई थी, सत्ता पे तो थी बट उतना ज़्यादा नहीं था। आप देखे थे ना वोट कितने पाए थे वो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था, नहीं, दूसरी पार्टी को नहीं मिला था, अभी वही थी कांग्रेस। अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत ना होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया और राष्ट्रीय मोर्चे को, यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया और यहाँ पे आप देखोगे कि इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने क्या किया कि एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने क्या कर दी, शिरकत नहीं की, ठीक है। और अब देखिए कि अभी तो ये गठबंधन की सरकार तो बना रहे हैं, जो भी चल रहा है। अब आगे की घटना तो और मज़ेदार आने वाली है, कांग्रेस का पतन। भाई साहब मतलब कितना, आप देख सकते हो अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, लेकिन ये 200 साल तक तो नहीं चल पाए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल गए हैं। इतना ज़्यादा अभी किसी की सरकार चली नहीं थी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं चल रही थी। अब व्यक्ति इतने दावेदार थे ना, मतलब क्या कह सकते हो, धमाकेदार, दावेदार नहीं, जो भी कहो, मतलब जो भी वर्ड उनके लिए आ नहीं रहा है, कि वो व्यक्ति ऐसे वर्चस्व वाले थे, एग्जैक्टली वर्चस्व वाले ही होंगे। और उनके लिए आप देख सकते हो कि मतलब एक के बाद एक, वो भी ऐसा लग रहा ना कि पूरे पद वंशानुगति हो जा रहे हैं। यहाँ पे तो किसी और का हो ही नहीं रहा, कोई पढ़े तो ये समझेगा अरे अरे मतलब वही आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके एक बेटा मरा तो मम्मी मतलब कि दूसरा आ गया, दूसरे का बेटा, तीसरे का बेटा, चौथे का बेटा, ऐसे आ रहा, कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही रहा था कुछ। और अब इनका पतन आ रहा, तो भाई देख ही लेते हैं पतन में क्या क्या हुआ।
कांग्रेस की हार के साथ क्या होता है कि भारत की दलीय व्यवस्था से उसका जो दबदबा था वो तो अब खत्म हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा अब पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस ने एक छत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया था, भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम कर लिया और 90 के दशक में कांग्रेस के अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। और बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। और जब 60 के दशक की बात की थी इंदिरा गांधी जी से पहले, वहाँ पे राजीव गांधी जी की डेथ आपको याद है ना कब हुई थी? सॉरी, राजीव गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। ताशकंद समझौता 65 में क्या होता है, युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का। ताशकंद समझौता कब होता है? 66 में। शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था भाई, बताना जल्दी से, कमेंट करिए आप लोग। मैं बता चुकी हूँ कहाँ किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ताशकंद समझौते में, वो तो वहीं ताशकंद में ही चले गए थे, तो मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनती इंदिरा जी, और शिमला समझौता ऑब्वियस है कि बांग्लादेश के जो वहाँ के हेड थे और इंदिरा जी के बीच में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा इनको याद रखना है कब हुआ। तो 1971 में जब बांग्लादेश का चुनाव होता है तो ऑब्वियसली 72 में क्या होगा, शिमला समझौता होगा। 1965 में भारत पाकिस्तान का चुनाव, मतलब कि सॉरी यार, चुनाव नहीं था, ये युद्ध था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो किसके बीच में समझौता हुआ था? यहाँ पे समझौता हुआ था जो ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी जी का नाम याद आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी और जो पाकिस्तान के हेड थे उनके बीच में ये होना था, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो चुकी थी वहाँ पे। तो थोड़ा सा इनका सन और किस नाम से जाने जा रहे हैं, कौन से पीएम थे, ये याद रखना आपको, ठीक है। इंडिया के पीएम तो याद ही होने चाहिए कौन से थे। तो यहाँ पे सिचुएशंस ना बहुत, मतलब क्या हुई, जब इंदिरा जी की सरकार आई सिचुएशंस गड़बड़ हो चुकी थी, और गड़बड़ हो चुकी थी, उनको पता था कि गड़बड़ है। तो उन्होंने ना, आपको पता ना कि उन्होंने कई सूत्री वहाँ पे स्कीम चला दी थी कि गरीबों के लिए ये करेंगे, इंदिरा आवास योजना, फला ढमका, मतलब बहुत सारी योजनाएं दे दी थी। अभी मैंने बताया ना कि माफ़ हो जाएगा भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे फ्री वाला चल रहा था सिस्टम। सब लोगों ने, मतलब इंदिरा जी ने इतना लॉलीपॉप दिया, इतना 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 ज़्यादा इन्हें बताया, लोगों ने कहा अरे वाह, मतलब अब तो हमें सही लीडर सही मायने में मिले। और क्या हुआ, फिर से वो फुल मेजोरिटी के साथ, यानी कि जो अभी आधी अधूरी मेजोरिटी में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था, उन्हें अधूरे में ही अपना सब कुछ भंग कर दिया, इस्तीफे दे दिया। बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहाँ पे फुल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सत्ता पे आए, और फिर आके अपना जो वहाँ का उनका कार्य था वो आप देखोगे कि क्या था कार्य, ठीक है। इमरजेंसी वगैरह जो लगे थे काफ़ी अच्छे कार्य भी थे। और जो मैंने बताया कि देखिए इतना पावरफुल कि वहाँ रूस ने मदद मांगी तो इंदिरा जी ने क्या, मतलब दबंगई से सीधे यूएसए को यहाँ पे श्रीलंका पे अपना ठिकाना नहीं बनाने दिया था। आज भी किया जाता तो जम्मू कश्मीर वगैरह जो अभी बता रहे हैं ना कि इधर का है उधर का, कुछ नहीं होता ऐसा, सब कुछ ठीक ठाक होता, बढ़िया एकदम फिटफाट होता। लेकिन फिलहाल क्या किया जाए, सब जो हो गया सो हो गया। तो अब इनकी जो थी कि मतलब जो सिचुएशंस पहले थी वो अब कुछ 90 के दशक में देखने को मिली, सीधा सा हमें ये समझना है, ठीक है। तो पीछे के याद कराना जरूरी था। तो 60 की तो आपको पता है कि किस तरीके की हुई थी। तमिल में आपको पता है ना, कुछ 7-8 स्टेट ऐसे थे, 9 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे पूरी बिल्कुल श्रीलंका, वो जो आप कहते हो कांग्रेस बिना सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और तभी तो ये सारे काम हुए थे। अब 90 में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सेंटर पे, फिर से मैं यही कहूँगी, सेंटर पे कौन है, सेंटर में अभी वही है कांग्रेस, ठीक है। सेंटर में तो अभी कांग्रेस है, जो पहले थी आज भी है, लेकिन उसका स्टेट का जो वैल्यू है वो घट चुका था। स्टेट में जहां उनको ज़्यादा मिल रही थी अभी कम मिल रहा। अब आते हैं कि इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग भी स्टार्ट होता है। यह तो मतलब निश्चित ही है कि यहाँ पे अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई, ये पहले से ही था। आज जीत नहीं पा रही थी, जीतती भी थी तो वही छोटे से इलाके पे ही रह जाती थी। कभी कांग्रेस उसको गठबंधन में अपने साथ मिला लेती थी। और लेकिन अब क्या हुआ कि हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे, और 1989 के बाद से एक नई बात क्या देखने में आती है सामने कि अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी 1-2 पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि यहाँ पे
देखिए गठबंधन की सरकार बनानी क्यों पड़ी, क्योंकि पार्टियां कहीं ना कहीं, जितनी भी पार्टी बन रही थी वो कहीं ना कहीं अपना जो दबदबा है वो थोड़ा हर इलाके पे ज़्यादा बना रही थी, ठीक है। इसीलिए तो मतलब सबकी तरफ वोट जा रहे थे, और जब सबकी तरफ जा रहे थे तो ऑब्वियस है कि इन्हें मतलब थोड़ा सा तो तकलीफ होनी ही थी। और इसलिए यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि इनको मतलब ज़्यादा किसी को भी ऐसा नहीं मिल रहा था कि चलो कांग्रेस खत्म हो रही है तो कोई दूसरी वाली एकदम से वर्चस्व वाली निकल के आ जाए, कि दूसरी कोई ऐसी पार्टी है जिसका कांग्रेस जैसे ही यहाँ पे प्रभुत्व हो। ऐसा नहीं था, गठबंधन का जोड़ जोड़ के ही बना रहे थे। बस इनका टारगेट था कि भाई क्या करना है, ये जो कांग्रेस है खत्म इसे करना हमारा मेन मकसद है। बाद में फिर हम यहाँ वालों को निपट लेंगे, जो गठबंधन में है जिसका ज़्यादा होगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब हुआ 1989 के चुनाव के बाद क्या होता है यहाँ पे कि लोकसभा के चुनावों में भी किसी भी मतलब कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और इस बदलाव के साथ केंद्र के में क्या होता है कि गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ, और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पे निभाते हैं। और इसके बाद आता है कि गठबंधन की राजनीति, ये गठबंधन की जो राजनीति है, कल राम मुद्दा आपका जो है राम मंदिर का मुद्दा जो है, और उसके बाद गठबंधन की जो राजनीति है, इन सब के बारे में हम लोग अब कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ कि अच्छे तरीके से राम मंदिर वाला मुद्दा ना, अभी करंट इशू जो इसका है पढ़ के आइएगा। कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, किस जजेस की जो भी यहाँ पे कमेटी थी, जिन्होंने क्या किया, इस केस को दिया है, मतलब इस केस का जो सलूशन है वो निकाला है, यहाँ पे कब किया गया है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन ये किया गया था आपको पता है कि हर इलाके में सब कुछ बंद कर दिया गया था, क्योंकि पता था, पक्का पता था कि कहीं ना कहीं बवाल होगा। क्योंकि आज तक जब भी कोई केस सॉल्व करने जाता था और लोगों का डिमांड ही था कि भैया हम क्या करेंगे, हमें यहीं पे मंदिर चाहिए, और लोग कह रहे थे कि हमें यहीं पे मस्जिद चाहिए। अब भाई अलग अलग कर लेते, मान लिया जाता। लेकिन आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, थोड़ा सा अपना ओवरव्यू भी आप लोग तैयार रखिएगा कि क्या मंदिर या मस्जिद की जगह कुछ और हॉस्पिटल, स्कूल या कुछ और बनाया जाता तो बेटर रहता, या किस तरीके से आपकी इंटरव्यू के लिए मस्ट है, ठीक है। और आपके मेंस के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए उतना नहीं है जितना आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए है। इसलिए थोड़ा सा ना इसे डिटेल में पढ़िएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और जब मैं बताऊं तो एकदम से क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे ये सारे मुद्दे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे भी। सो ऑल द बेस्ट।